सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से कुल मिलाकर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, और आसानी से समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ और थ्योरी के साथ समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। आर्थिक क्रिया का क्या उदाहरण है? तो आर्थिक क्रिया किसको कहा जाता है? जब किसी सीमित साधनों में उसको मतलब संतुष्टि मिले, ठीक है, सीमित साधनों के लिए आवश्यकताओं की जो संतुष्टि मिले उसको कहा जाता है आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत 4 चीज लिया जाता है। एक लिया जाता है उत्पादन, फिर लिया जाता है उपभोग, फिर 3 नंबर लिया जाता है विनिमय, 4 नंबर लिया जाता है यहाँ पर वितरण, ठीक है। आर्थिक क्रिया में 4 चीज लिया जाता है। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, मित्र के शादी में शामिल होना, तो ये तो आर्थिक क्रिया में नहीं आ जा रहा, ना तो किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ना उपभोग हो रहा है, ना विनिमय हो रहा है, ना वितरण हो रहा है। जैसे ऑप्शन बी है पूजा करना, तो इसमें भी चारों में से किसी नहीं हो रहा है। दान करना, इसमें भी नहीं हो रहा है। लेकिन वस्तुओं का विनिमय, देखिए इसमें विनिमय हो रहा है, ठीक है, वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, तो इसको क्या क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि संसाधन के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है, ठीक है। तो देखिए वितरण की समस्या का केंद्रीय समस्या 3 तरह के होते हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किस वस्तु का उत्पादन करें, ठीक है। तो यहाँ पर है वितरण की समस्या। तो वितरण की समस्या किस केंद्रीय समस्या से, कैसे उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न पर 3 नंबर है कि साधनों की मितव्ययता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। साधनों की मितव्ययता से क्या तात्पर्य है? तो साधनों की मितव्ययता होती है साधनों का मतलब उचित उपयोग करना या उत्तम उपयोग करना, ठीक है। साधनों का उत्तम उपयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न में 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, ठीक है। मतलब सरकार भी का अस्तित्व होता है और निजी व्यक्तियों का भी अस्तित्व होता है। किसमें होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगर प्रश्न कहेगा केवल सरकार का, तो केवल सरकार का रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और केवल निजी व्यक्तियों का, तो निजी व्यक्तियों का रहेगा पूंजीवादी में, ठीक है। लेकिन दोनों सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व किसमें होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया, ठीक है। तो दुर्लभता संबंधी विचार दिया रॉबिन्स ने, रॉबिन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछेगा कि धन संबंधित परिभाषा किसने दिया, तो धन संबंधित परिभाषा दिया एडम स्मिथ ने, ठीक है, एडम स्मिथ ने। अगर कहे कि कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया, तो कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया? मार्शल ने, ठीक है। अगर कहेंगे विकास संबंधित परिभाषा किसने दिया, तो विकास संबंधित परिभाषा दिया सैमुअलसन में, ठीक है, ठीक है, सैमुअलसन ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दुर्लभता संबंधी, तो दुर्लभता संबंधी किसने दिया? रॉबिन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उपयोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना वाला उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर है कि मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है? जिसका ऑप्शन ए है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो ये भी मांग का नियम का लागू करता है। आय प्रभाव, ये भी मांग का नियम लागू करता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, ये भी मांग के नियम को लागू करता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता की व्यय अधिक हो जाता है, ठीक है, तो मांग की कीमत क्या होगी? अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, तो उस वस्तु को अधिक मात्रा में उस वस्तु की व्यय करता है, तो उस तरह की वस्तु की मांग की कीमत क्या होगी? 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष के समांतर खींची गई तो इसका तात्पर्य उस वस्तु की मांग की कीमत का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर, अगर वाई अक्ष के समांतर होगी तो मांग की लोच हो जाएगी यहाँ पर 0, मांग की लोच क्या होगी? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। और अगर एक्स अक्ष के समांतर किया देखिए एक्स अक्ष के समांतर, तो मांग की कीमत लोच होती है अनंत, इन्फिनिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष के नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 10 - P है, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपये में पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर Q बराबर दिया गया है 10 - P, तो 10 - P का इकाई प्रति इकाई कीमत कितना है? यहाँ पर प्रति इकाई कीमत है यहाँ पर 2, तो 10 - 2 यानी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर
कि एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है 0 होता है, ऑप्शन सी है बदलता है, ऑप्शन डी है 1 से कम होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि एक मांग वक्र है, यहाँ पर मांग वक्र इस तरह का है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है इकाई। ठीक है, एक्स अक्ष पर मांग की लोच होती है 0 और वाई अक्ष में होता है मांग की लोच अनंत। ठीक है, और मध्य बिंदु के ऊपर वाला में मांग की लोच होती है 1 से अधिक और मध्य बिंदु के नीचे वाला मांग की लोच होती है 1 से कम। तो देखिए अब मांग की लोच सब में बदल रहा है। ठीक, मांग की लोच बदल रहा है, तो यानी मांग की लोच बदलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर 12 नंबर है कि माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तथा एक वस्तु के लिए जितनी मांग को निम्न में तालिका में दिखाया गया है, तो वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मात्रा क्या होगी। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर D1 दिया गया है, D1 है, D2 दिया गया है, तो वस्तु की 4 इकाई पे कितना मांग होगा। तो देखिए 4 इकाई पे कितना है, 6 और 16, 6 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 22 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 13 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, J.R. हिक्स ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर की रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी। ठीक है, एक साइड है रसगुल्ला, एक साइड है गुलाब जामुन। अगर रसगुल्ला की कीमत कम हो जाएगी तो लोग गुलाब जामुन छोड़कर रसगुल्ला खाने आ जाएंगे, यानी गुलाब जामुन की मांग कम होगी, घट जाएगी, गुलाब जामुन की मांग कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होती है। संयुक्त मांग यानी पूरक। ठीक है, जो वस्तु साथ साथ में चलते उसको कहेंगे संयुक्त मांग, और जो एक दूसरे के बदले चलते उसको कहेंगे स्थापन्न। तो जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के बदले तो ये तो स्थापन्न है। चावल और रोटी एक दूसरे के बदले ये भी स्थापन्न है। कार और पेट्रोल एक साथ चलते हैं। ठीक है, कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष व एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मांग लोच एक्स अक्ष के समांतर है, तो जब एक्स अक्ष के समांतर होते हैं तो मांग की लोच अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है, तो अनंत यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगर वाई अक्ष के समांतर होते हैं तो मांग की लोच यहाँ पर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष इसीलिए अनंत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है। ठीक है, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है। तो पूंजी को ब्याज कहा जाता है। ठीक है, पूंजी के साधन की कीमत को क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। ठीक है, अगर श्रम रहता है तो श्रम की को कहा जाता है मजदूरी, भूमि को कहा जाता है किराया, और जैसे कि यहाँ पर पूंजी को क्या कहा जाता है, पूंजी के यहाँ पर ब्याज कहा जाता है, साथ में क्या इसको लाभ मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि 2 साधन श्रम यानी एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या है। देखिए यहाँ पर उत्पादन, तो उत्पादन की यहाँ पर क्यू से दर्शाते हैं, इसके फंक्शनल यानी एफ और क्या क्या है, लेबर है और के है। तो इस रूप में कौन वाला है, इस रूप में देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है। ठीक है, उत्पादन फलन में साधन के किस संयोग को शामिल किया जाता है, तो किसी भी संयोग को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधन के विभिन्न संयोग को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, तो इसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है और सम उत्पाद वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी और सी भी दोनों हो जाएगा, तो सम उत्पाद, ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएगा उस अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि 2 साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन क्यू बराबर ए अल्फा के बीटा है, तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार पर कुल उत्पादन क्या होगा। ठीक है, देखिए अब क्यू बराबर दिया गया है ए एल अल्फा के बीटा। ठीक है, और लेबर की इकाई यहाँ पर ए इंटू लेबर की इकाई यहाँ पर 0 दिया गया या फिर के बीटा, तो अगर 0 से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष एक्स के समांतर होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर किस उत्पाद का आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत का एक्स अक्ष के समांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि कर्व डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर ए अल्फा के बीटा में
पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 तरह की होती है। अगर अल्फा प्लस बीटा अगर बराबर 1 रहेगा तो ये होगा स्थिर। ठीक है, ये क्या होगा? स्थिर। अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 1 से कम होगा तो इसको कहेंगे ह्रासमान। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा रहेगा तो इसको कहेंगे वृद्धमान। तो देखिए 1 से ज़्यादा कौन से है? ऑप्शन नंबर बी में से है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, लागत फलन किसको कहा जाता है? लागत फलन कहा जाता है लागत और आगतों के बीच के संबंध के, यानी यह लागत और आगतों के बीच का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है। प्रश्न है कि एक उत्पादक 2 साधनों श्रम तथा पूंजी के विभिन्न 3 संयोगों L बराबर 6, K बराबर 3 और Y में दिया गया है L बराबर 4, K बराबर 4 तथा Z में L बराबर 3, K बराबर 6 से किसी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है। यह मानते हैं कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये है, तो वह उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पर साधन दिया गया है X, Y और Z। तो किस साधन को वो उपयोग करेगा? जिस साधन से उसको कम लागत प्राप्त होगा उसी साधन का यहाँ पर उपयोग करेगा। तो देखिए तीनों साधन के यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले X को निकालते हैं। तो X में देखिए L कितना है? 6। ठीक है, L यानी लेबर, यानी L मतलब लेबर, यानी कहेंगे क्या कहेंगे? L मतलब यहाँ पर लेबर मतलब क्या? श्रम, जिसको श्रम। तो श्रम क्या मिलेगा यहाँ पर? देखिए क्या है यहाँ पर? L 6 है। फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले X वाला हम लोग देख रहे थे ना, X वाला देख रहे थे। X में जब है लेबर 6 तो उसको क्या मिल रहा था? 2 इकाई प्लस जब उसकी पूंजी है 3 तो उसको कितना मिल रहा है? पूंजी यहाँ पर पूंजी मिल रहा है 3। तो यहाँ पर 6 में 12, 3 तिरखे 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 और 9 हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये था X इकाई। अब देखेंगे Y वाला कहाँ लिखेंगे? मान लेते कि यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो Y में देखिए यहाँ पर 4 इकाई है, यहाँ पर 4 इकाई है और यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर क्या लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए कि X वाला जो है यहाँ पर 21 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। X वाला कितना आया मेरा? X वाला आया 21। ठीक है, X वाला कितना आया? 21 आया। ठीक है, X वाला यहाँ पर 21 आया, यहाँ पर लिख देते हैं X वाला यहाँ पर 21 आया। ठीक है, अब Y वाला निकालते हैं। तो Y वाला देखिए यहाँ पर Y में L कितना है? 4 इंटू यहाँ पर कितना है? 2 प्लस यहाँ पर देखिए कितना है? 3 और 3 की यहाँ पर पूंजी कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में 8, 3 4 12 यानी 20, यानी Y का मान निकलेगा 20। ठीक है, Y का मान यहाँ पर 20, X 21, Y 20। ठीक है, X यहाँ पर 21 आया और Y यहाँ पर 20 आया। अब Z वाला निकालते हैं। तो Z में देखिए Z में क्या दिया गया? L 3 इंटू यहाँ पर कितना मिल रहा है? 2 रुपये, 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर के 6 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में 6, 3 6 18, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी Z बराबर यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस में कम लागत मिल रहा है? देखिए यहाँ पर X में 21, Y में 20, Z में 24, यानी सबसे कम है 20 वाला, यानी Y में कम लागत लग रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है कि अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना पड़ता है, चाहे उत्पादन करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने पर परिवर्तनशील साधन पर 60 रुपये खर्च करना होता है, तो औसत कुल लागत का मान क्या होगा? ठीक है, औसत कुल लागत यानी एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना होता है। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड उसकी मात्रा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकालना होगा। तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी औसत स्थिर लागत। यहाँ पर देखिए औसत स्थिर लागत कितना दिया गया? यहाँ पर औसत स्थिर लागत दिया गया 50 और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर कितना दिया? 60, यानी 110। ठीक है, 110, तो 110 लिखेंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट। अब निकालेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड उसकी मात्रा। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 110 और कितनी मात्रा है? 10 इकाई। तो 10 इकाई यानी 0 0 कर जाएगा 11, यानी 11 निकल जाएगा, यानी 11, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर देख लेते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह का वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? तो समरूप यानी समान वस्तुओं का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? कि कीमत स्वीकारक
होता है विक्रेता, ठीक है, यानी बाजार में कीमत दिया हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए आगम वक्र का आकार क्या होता है। ठीक है, आगम वक्र का आकार किस तरह का होता है, तो आगम वक्र का आकार होता है धनात्मक सीधी, ठीक है, यानी सरल रेखा में धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो देखिए पूर्ति की लोच क्या होती है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5 डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 4, इसको डिवाइड देंगे कितना होगा 1.25। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे पूर्ति की लोच कितना आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है, और जब 1 से ज़्यादा होते तो ये क्या होते हैं सापेक्ष लोचदार, सापेक्ष लोचदार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि यदि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम हो तो वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। ठीक है, कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत अगर उसकी लागत से कम मिल रहा है, उसकी लागत से कम मिल रहा है, अगर किसी उत्पादक को अगर कीमत कम मिलेगा लागत से तो उसका लाभ नहीं होगा, तो ये वो क्या करेगा, उत्पादन करना छोड़ देगा, यानी उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि यदि किसी बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाएगी तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। अगर फर्म ज़्यादा मात्रा में देंगे तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर कि बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब पूर्ति अधिक, यानी सप्लाई कब अधिक होती है, जब सप्लाई डिमांड से अधिक होती है, यानी पूर्ति जब मांग से अधिक होती है। ठीक है, यानी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से सामयिक कीमत में क्या होते हैं। दीर्घकाल में वस्तु की यहाँ पर मांग बढ़ने से सामयिक कीमत में क्या होते हैं, तो सामयिक कीमत में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्म के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगी। ठीक है, प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगी, तो वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 36 नंबर, एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है। ठीक है, मांग की लोच 1 से कम कब होती है, एकाधिकार में जब सीमांत आय ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि एक एकाधिकार बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान क्या होगा। देखिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अधिकतम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी हम लोग देखे थे, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यानी सीमांत संप्राप्ति यहाँ पर 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है कि एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है। ठीक है, तो एकाधिकार किसका निर्धारण करता है, कीमत तथा मात्रा किसी का भी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। ठीक है, तो फर्म के संतुलन कब होगी, जब कुल संप्राप्ति यानी जब टोटल रेवेन्यू और जब टोटल कॉस्ट आपस में बराबर होगी, यानी दोनों का अंतर अधिकतम होगा, तब उसको कहेंगे यहाँ पर संतुलन की अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगी। तो कुल आगम क्या होता है, सभी सीमांत आगम का योग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 इकाई तक बोला गया है, तो 5 इकाई तक सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 इकाई तक जोड़ लीजिए जितना भी सीमांत आगम है। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए, कितना होगा 10 और 8 18, 18 8 कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 18 6 कितना है 24, 24 4 28, 28 2 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।